अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। और आज की सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है जी इंडिया से। बिल्कुल जी, इंडिया से हमें जो खबर मिली है वो ये कि इंडियन जर्नलिस्ट रवीश कुमार, जी हाँ, बिल्कुल एनडीटीवी की वजह से काफ़ी मशहूर हैं, या कहना चाहिए कि एनडीटीवी इनकी वजह से बहुत फेमस है पाकिस्तान में। उन्होंने अपने टीवी चैनल से रिज़ाइन कर दिया है। और ये खबर बार-बार हमारे टीवी चैनल्स पे और उनके साथ-साथ वीडियो स्टेटमेंट भी रवीश कुमार जी का जो है वो चल रहा है और कहा यही जा रहा है। उन्होंने कहा कि जी इंडिया में जर्नलिज्म जो है वो आप अपनी मर्जी से कर नहीं सकते हैं, आप आज़ाद जर्नलिज्म वहाँ पर नहीं है, सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट की तारीफ करनी पड़ती है, या गवर्नमेंट के अंडर जो यानी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर जो टीवी चैनल्स हैं, उन्हीं को देखा सुना जाता है, उन्हीं को आगे बढ़ने दिया जाता है। और इसी किस्म की मतलब वो बात कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे कि मोदी जी के नाम से वो गाउडी मीडिया करके या गौडी मीडिया करके बात की जाती है, वो उन्होंने कहा, जिसको कि जाहिर है कि पाकिस्तान में बड़ा पॉजिटिवली लिया गया और धड़ाधड़ और भड़ाभड़ और भड़ाभड़ उनके जो स्टेटमेंट है उसको टीवी चैनल्स चला रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी अगर गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज किया जाए, अगर गवर्नमेंट को या एस्टेब्लिशमेंट को कुछ बोला जाए तो उन टीवी चैनल्स को जो है वो तंग किया जाता है। और उन जर्नलिस्ट को भी, इंडियन जर्नलिस्ट को भी परेशान किया जाता है, काम नहीं करने दिया जाता है जब तक कि वो गवर्नमेंट की तारीफ ना करें या एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ ना करें। और ये बात पाकिस्तान के टीवी चैनल्स धड़ाधड़ दिखा रहे हैं। ये वही हमारा टीवी चैनल्स है जो कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट के अंडर काम करते हैं। और अगर कोई जर्नलिस्ट जो है वो बढ़कर बात करे और एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को और पाकिस्तानी फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कह दे, तो उसको टीवी चैनल से खटाखट इसी टाइम निकाल दिया जाता है और फिर दोबारा आने नहीं दिया जाता। ना सिर्फ एज एन एंकर बल्कि एज अ गेस्ट भी आप उस जर्नलिस्ट को कभी टीवी पर नहीं देखते। और जो बड़े बड़े टीवी एंकर्स हैं, जिनके बड़े नाम हैं, जिनको बहुत हमारे यहाँ बहुत ऐसा समझा जाता है कि टॉप जर्नलिस्ट हैं या टॉप एंकर्स हैं, उनके शोज भी बहुत बार आपने देखा कि काफी लंबे टाइम के लिए बंद कर दिए गए। तो इस किस्म के माहौल में रहते हुए अब हमें एक पाकिस्तानी मीडिया को एक खबर मिल गई है इंडिया से और एनडीटीवी से और रवीश कुमार जी की। और उस पे हम जो है वो ऐसे शादियाने बजा रहे हैं जैसे हमें एक बहुत बड़ी खबर मिल गई है जो हमने इंडिया को एक्सपोज कर दिया। लेकिन पहली बात ये है कि पहले तो हमारे खुद ऐसा ना होता हो, तब हम कुछ कहते हुए अच्छे भी लगे। यानी कि पहला पत्थर वो मारे कि जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। ये भी राजेश खन्ना जी का सॉन्ग है। लेकिन हम बगैर किसी शर्म के, बगैर किसी हया के, बगैर किसी तरह की एम्बैरेसमेंट के, कि हमारे यहाँ खुद यही काम होता रहता है और बहुत ज्यादा होता है। और हमारे अक्सर जर्नलिस्ट आपको मेरे समेत घर बैठे हुए नजर आते हैं सिर्फ इसी वजह से कि हम जो है वो बड़बोले हैं और हम जो है वो गवर्नमेंट को, एस्टेब्लिशमेंट को कुछ कह देते हैं। या बहुत सारे दूसरे भी जो है जर्नलिस्ट आपको इससे नजर आएंगे पाकिस्तान में। और यहाँ के टीवी चैनल्स और यहाँ का मीडिया ये बता रहा है कि देखो जी, देखो भारत में क्या हो रहा है। मतलब ये कि मतलब कमाल करते हैं। और ये चीज ऐसे अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अगर आप ये खबर दिखा रहे हैं तो कम से कम ये वाली बातें आप सबसे पहले अपनी कंट्री में तो रोकिए, उसके बाद किसी दूसरे पे उंगली उठाइए। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि इस बारे में आगे हमें न्यूज़ मिलती रहेगी और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और इस तरह नहीं होना चाहिए, जर्नलिस्ट को जो है वो फ्रीली काम करने देना चाहिए। अब किस वजह से इन्होंने रिजाइन किया है और किस वजह से एनडीटीवी से ये निकले हैं, ये भी सुनने में आ रहा है कि जिन्होंने अब दोबारा से, जिन्होंने यानी नए तरीके से, या नए तरीके से क्या होता है, मेरा मतलब है कि जिन्होंने अभी एनडीटीवी खरीदा है, उनके साथ शायद इनकी नहीं बनती, नए ओनर के साथ इनकी नहीं बनती। कई बातें हो सकती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे देखने वाले भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं, मुझे अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए नीचे आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। इसके अलावा हमारा ईमेल एड्रेस भी जो है वो अवेलेबल है, ट्विटर पे भी अवेलेबल है, और वहां जाकर भी जो है मुझे बता सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं मेरी मालूमात को।
कि आखिर ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है। खैर, हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ। और जी पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आ चुके हैं, यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आ गए हैं। तो बाजवा साहब का नाम ले लेकर 6 साल से अब आदत सी पड़ गई है कि दूसरा नाम याद करने में बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन खैर, नए आर्मी चीफ आ चुके हैं और उसके साथ ही साथ जो है वो टीटीपी के अटैक्स भी जो है वो धड़ाधड़ भड़ाधड़ चल रहे हैं। और आप सब जानते ही हैं कि हमारे गेस्ट भी आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जी ये भी कारोबार है और कश्मीर का भी हमने कारोबार खोल रखा है, और साथ साथ अब टीटीपी के अटैक्स भी जो है वो चल रहे हैं। हमारे यहाँ से जी हिना रब्बानी खान पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की मिनिस्टर हिना रब्बानी कर अफगानिस्तान गई थी, और अफगानिस्तान जाके उन्होंने जो है वो बातचीत की थी, यानी कि ट्रेड के बारे में बात की थी अफगानिस्तान से। और ट्रेड यानी हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे, बिल्कुल जी। अब हमने उन्हें क्या देना है मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने तो हमें हथियार और ड्रग्स ही देनी होंगी। तो बहरहाल उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने एजुकेशन की बात की, यानी कि उन तालिबान से बात की जिन्होंने गर्ल्स स्कूल बंद कर दिए हैं, गर्ल्स एजुकेशन बंद कर दी है। उनसे ये बात की गई कि जी आप जो है वो एजुकेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अफगान जो थे उन्होंने बड़ा मुस्कुरा कर जो है इन रबानी खर का जो है उनको वेलकम किया और उनसे मिले, बातचीत की। देखें सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। बहुत से लोग हमें ये कह रहे हैं कि जी हिना रबानी खान ने अबाया नहीं लिया हुआ या बुर्का नहीं पहना हुआ, या जैसे अफगानिस्तान में तरीका है सर लपेट के और पूरा कवर करके, उस तरह से नहीं गई। फिर भी अफगानिस्तान की तरफ से कोई खास किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी एक रीजन ये भी है कि जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब जब एज अ प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान के विजिट पर गए थे, उनकी तरफ से एक डेलीगेशन भी गया था। उसमें शीरी मजारी उनकी उनकी एक मिनिस्टर हुआ करती थी ह्यूमन राइट्स की, वो भी गई थी। तो उन्होंने जो है वो अफगानिस्तान जाते हुए कुछ इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि उन्होंने कवर किया था, अपना सर कवर किया था और वो हिजाब पहना था। मेरा ख्याल है कि उनको देखने के बाद से तालिबान ने कहा होगा कि भैया तुम लोग तो ऐसे ही आ जाया करो, मतलब तुम लोग की खैर है, तुम्हारे लिए जो है ना वो हम थोड़ा सा नरमी करेगा, और तुम लोग को जो है ना सर कवर करने की या हिजाब लेने की कोई जरूरत है नहीं। इस वजह से शायद मेरा ख्याल है कि ये भी एक शीरी मजारी का एक एहसान है पाकिस्तानी कौम के ऊपर कि वो ये पहनकर गई थी। तो उसके बाद जो है वो हिना रबानी कर जो है वो नॉर्मल तरीके से जो है वो अफगानिस्तान की विजिट पे जा सकी। बड़ी हैरत की बात है कि जी एक फीमेल मिनिस्टर के साथ अफगान तालिबान ने जो है वो डायलॉग्स किए और मीटिंग की, बातचीत की। वरना तो जिस तरह का एक उनका इम्प्रेशन है कि नहीं जी ना तो हम किसी की बात सुनेंगे ना किसी से बात करेंगे, और फीमेल्स को तो वैसे ही आपको पता है अभी भी उनकी वीडियोस आती रहती हैं, कोड़े छोड़े लगा रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ टीटीपी के अटैक्स भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ गए। सीज फायर के खत्म होने के बाद उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि उनके मिलिटेंट्स जो है वो पूरे पाकिस्तान में जाएंगे और पूरे पाकिस्तान को जो है अटैक्स कर सकते हैं। लेकिन वो तो हर जगह पहले ही मौजूद हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो या केपीके हो, हर जगह पे ऑलरेडी अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, या टीटीपी के लोग ऑलरेडी वहां पे मौजूद है। बल्कि शेख रशीद साहब ने तो ये भी कहा था कि जी तालिबान जो है वो बहुत से ऐसे हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए, बहुत से ऐसे जिनका यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है, मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है, और वो हमारे भाई हैं जी, वो बड़े बदल गए हैं, बड़े सिविलाइज्ड हो गए हैं। लेकिन ये किस तरह के सिविलाइज्ड हुए हैं जो इस तरह से मुसलसल अटैक कर रहे हैं। लेकिन चले, अच्छी बात है, हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है, हमारी जो फौज है, उसे भी कुछ खाने कमाने का मौका मिलेगा, इसलिए कि ये भी एक बिजनेस है और ये भी हमारा जो एक कारोबार चलता है। पहले हिंदुस्तान की तरफ था कि जी हिंदुस्तानी दुश्मनी जो है वो बताई जाती थी और कहा जाता था जी कश्मीर की वजह से या कभी इस वजह से कभी उस वजह से हमारे यहाँ अटैक्स होंगे। अब जो है इस बात से हटकर अब हम चले गए हैं जी उधर केपीके की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ। और अब अफगानिस्तान की तरफ से जो कुछ हो रहा है उसके बाद जाहिर सी बात है कि अब यही कहा जाएगा कि जी जो डिफेंस बजट है वो बढ़ा दिया जाए, और उसके साथ ही जो है वो कॉर्नर के प्लॉट और दुबई के प्लॉट और लंदन के फ्लैट्स और ये सब जो है वो महंगे होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल ये हमारे बहुत से जो गेस्ट आते हैं वो भी यही बात करेंगे। वरना अगर रोकना चाहें
तो टीटीपी को हमारी फौज रोक सकती है, अगर रोकना चाहें तो हमारी जो आर्मी है वो टीटीपी के लोगों को उनके अटैक्स को भी रोक सकते हैं, उन्हें भी रोक सकते हैं। और उसका साफ सीधा तरीका बहुत बार बताया भी गया है, चाहे वो हमारे पाकिस्तानी गेस्ट हो, चाहे वो हमारे इंडियन गेस्ट हो, सभी ने बताया है कि जी इनका एक ही तरीका है कि अगर ये जुबान से नहीं समझ रहे तो फिर ये जूते लात से समझेंगे, अगर जूते लात से नहीं समझ रहे तो बस फिर इनका जो है ना टिकट कटाएं और इनको ऊपर भेजें हूरों के पास। लेकिन बात सारी ये है कि ऐसा करना चाहेंगे तब होगा, लेकिन अगर ये बिजनेस चल रहा है और हम इस बिजनेस से आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी बिजनेस को लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस चीज के ऊपर काम नहीं होगा और हम यही देखेंगे कि इसी किस्म के अटैक्स हो रहे हैं और इसी तरह से जो है वो मामला आगे की तरफ जा रहा है। खैर, हम चलते हैं और हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज की तरह, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ जी, हम बात करेंगे शीरी मजारी की कर रहे थे और अब हम बात करेंगे शरी रहमान की, जो कि पीपल्स पार्टी की मेंबर हैं और सेनेटर भी हैं। और अभी जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन 2022 की लिस्ट आई है उसमें शरी रहमान का नाम भी जो है मौजूद है। और ये वही है जिनको फवाद चौधरी साहब जो है वो ब्यूटी पार्लर खोलने का मशवरा दे रहे थे। और फवाद चौधरी साहब आप देख लीजिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया की जो फीमेल्स हैं, जो खवातीन हैं, जो औरतें हैं, वो काम कर रही हैं और कहाँ किस लेवल तक जा रही हैं। और आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बड़ी अफसोसनाक है। साथ साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान में एक बार फिर जो है वो ये प्रॉब्लम भी आ गई है मेडिसिन को लेकर, यानी कि जो कहना चाहिए कि एलसीज जो है वो नहीं खोल रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जो बैंक गारंटी होती है, यानी कि आप कहना चाहिए कि रॉ मटेरियल मंगवाने के लिए वो बैंक गारंटी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से नहीं मंगवाया जा पा रहा और मेडिसिन जो है पाकिस्तान में कम होती चली जा रही है। लोगों को आम सर दर्द की, फ्लू और टेम्परेचर की मेडिसिन भी मुश्किलों से मिल रही हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा, ना तो गवर्नमेंट पे और ना ही उन इदारों पे जो इस सब के रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ साथ ही पेट्रोल और डीजल के लिए भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत जल्द इसकी भी शॉर्टेज होने वाली है, क्योंकि उसके लिए भी जो कहना चाहिए कि जो उसकी शॉर्टेज इसलिए आएगी क्योंकि उसके लिए भी जो मटेरियल चाहिए होता है फ्यूल के लिए, और उसके साथ साथ डीजल के लिए भी, उसके लिए जो केमिकल यूज होता है उसके लिए भी एलसीज जो है वो ओपन नहीं की जा रही हैं। और लोग इसके बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन इसके अलावा कर कुछ नहीं पा रहे। हमारी इकोनॉमी का जो हाल है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है, जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी रह गई है, वो एक काफी फिक्र वाली बात है। और इसकी वजह से आम आदमी जो है वो जरूर सफर करता हुआ नजर आ रहा है। ना तो उसको आगे हम देखेंगे कि ना तो डीजल मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा और ना ही उसको मेडिसिन मिलती दिखाई देगी। इसके अलावा जी मोर देन 4,000 पाकिस्तानी पीएचडी स्कॉलर्स आर अनएम्प्लॉयड, एचईसी यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ने ये बताया है कि जी 4,000 से ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट जो पीएचडी करके बैठे हैं, वो मतलब वो बैठे ही हैं, ठीक है ना, उनको कोई जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही। बहुत से तो ऐसे हैं ना जो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा के इधर उधर घूमने निकल गए, लेकिन जो नहीं जा सके वो यहाँ भी पे मौजूद हैं और उनके पास उनको देने के लिए हमारे पास जॉब्स नहीं है, क्योंकि जाहिर है जॉब्स क्रिएट ही नहीं की जा रही हैं, जॉब्स के बारे में सोचा ही नहीं जा रहा है। तो फिर ये सब काम होगा तो कैसे होगा, ये बात अलबत्ता गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो उसमें हमें कुछ होते हुए देखा नहीं। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी उनकी जो गवर्नमेंट केपीके में है और पंजाब गवर्नमेंट, दोनों को वो डिसॉल्व कर देंगे, दोनों असेंबलीज को वो डिसॉल्व कर देंगे। इसके साथ ही उनका ख्याल है कि फेडरल गवर्नमेंट भी गिर जाएगी या फिर ये कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाएगी। अभी तक इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है और अभी तक उनकी पार्टी के बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात के लिए तैयार नहीं है और वो खान साहब से कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो ना रिजाइन करेंगे और ना ही असेंबलीज को डिसॉल्व होने देंगे। लेकिन देखते हैं कि खान साहब क्या करते हैं। बताया गया कि जी 20 दिसंबर, यानी कि आज दिसंबर की फर्स्ट है, वैसे वो तो मैं आपको कहना ही भूल गई जी, मुबारक हो 1 दिसंबर
آ گیا ہے، یعنی یہ سال بھی ختم ہو گیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سال بھی آخر تک آپ کے لیے اچھا رہے اور نیا آنے والا سال بھی آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہو۔ تو خیر، عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ جی ہم اسمبلیز جو ہے نا اس کو ہم ڈیزالو کر دیں گے، اور دونوں اسمبلیز پنجاب کی بھی اور کے پی کے کی بھی، لیکن پنجاب کی طرف سے بھی جو ہے وہ ہیلو ٹاٹا بائی بائی ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے بھی ہمیں ہیلو ٹاٹا بائی بائی ہی لگ رہا ہے، یعنی نہ تو کے پی کے طرف سے کوئی خاص رسپانس آ رہا ہے کہ ہاں جی ہاں ہم تیار ہیں اسمبلی کو ختم کرنے کے لیے، اور نہ ہی پنجاب کی طرف سے خان صاحب کو کوئی اس قسم کا اشارہ ملتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے فی الحال۔ خیر، ہم ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا، وہ جیسے جیسے رات ہوتی تھی تو خوبصورت ہوتا تھا، تو مجھے اس پر شبہ ہو گیا۔ ایک دن میں نے اس کو پکڑا، اپنی طرف کھینچا جیسے کوئی کسی کا بوسہ لے رہا ہو، تو وہ بالکل لڑکی اور آنکھیں اور کجل اور پستان اور سب چیزیں نظر آئی، اور میرا وہ ہاتھ جو تھا وہ سن ہو گیا۔ بڑی مشکلوں سے پر راضی ہوا، اور اس نے کہا ہم پریوں میں سے ہے، لیکن ہم اس طرح شکل بدل کر کے زندہ رہتے، یہ دیو ہمیں مارتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ تو میں جہانگیرے سے آیا تھا، ایک کتاب درکار تھی، ایک بزرگ کے پاس تھی، دے نہیں رہے تھے۔ مجھے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا ان کے گھر میں۔ کہا کتنے کمرے؟ میں نے کہا 2۔ کہا دائیں بائیں؟ میں نے کہا دائیں۔ کہا کس میں ہے؟ بتایا، کڑپ کتاب ایسی ہے۔ جی، یہ کوئی مولانا صاحب تھے اور یہ کوئی جنوں کی باتیں کر رہے تھے، اور یہ پتہ نہیں کسی لڑکے کی بات کر رہے تھے، وہ پھر ان کو لڑکی لگی، پھر پتہ نہیں لڑکی تھی ان کو لڑکا لگا، لیکن کیا ہوا پتہ نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس قسم کے ملا مولانا جو ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور ان سے تو جتنا دور رہا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ خیر، ہم دوسری ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جوئی صاحب یہ بتائیے گا، کل اسٹک کی چینج ہونا ہے، اسٹک نے آرمی چیف کو اسٹک دیا جنرل باجوہ نے۔ 6 سالہ دور میں کوئی جنرل باجوہ کے اچھے کارنامے آپ کو یاد ہو جو انہوں نے کیے ہوں؟ کل کر رہے ہیں جو اسٹک دے رہے ہیں۔ ہاں جی، اچھے کارنامے۔ جی، تو فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ باجوہ صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں کہ وہ اسٹک دے رہے ہیں، یعنی کہ ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہے، وہ تو خیر ہو گئی جی، اور اب ہمارے جو ہے نئے آرمی چیف بھی آ چکے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ نئے آرمی چیف آنے کے بعد عمران خان یا فواد چودھری صاحب کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ سے پرائم منسٹر بنا دیا جائے، الیکشنز کروا دیے جائیں اور الیکشنز کے بعد انہی کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے سوری، تو وہ اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں، اور ہوتا بھی ہے یعنی۔ لیکن فواد چودھری صاحب کی ایک چیز اور میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ آج کل وہ امریکن امبیسی کے بڑے چکر لگا رہے ہیں، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ جی امریکن امبیسڈر جو ہے ان سے اور دوسرے لوگوں سے وہ مل بلا کے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کسی قسم کا پریشر ڈالا جا سکے کہ عمران خان صاحب کو ایک بار پھر پرائم منسٹر بنا دیا جائے، جو کہ فی الحال ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو کچھ عمران خان کی پارٹی نے اور عمران خان صاحب نے اپنی پرائم منسٹرشپ جانے کے بعد کیا تھا، اس کے بعد لگتا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی کسی قسم کی سپورٹ ملے گی یا کسی قسم کا ایسا کچھ کہا جائے گا جس سے کہ یا کیا جائے گا جس سے خان صاحب دوبارہ سے پرائم منسٹر بن سکیں۔ ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ نیوٹرل اور پرو ڈیموکریٹک جنرل ہے میرے خیال میں۔ اس نے کون سی ایسی چیز کی ہے مجھے بتائیں؟ صرف نواز شریف کی مدد نہیں کی تو خلاف ہو گئی۔ یہ ان کا خیال ہے کہ فوج میں اور پی ٹی آئی میں تفرقہ ڈالیں گے۔ ہم نون لیگ نہیں ہیں جو چھوٹی سی بات کے اوپر فوج کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کے اوپر اتر آئے، یا چھوٹی سی بات کے اوپر فوج کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ ساری جو آپ میری مینیفیسٹو کے اندر میری فورن پالیسی دیکھ لیں، سب کے پیچھے آج ہمارے ساتھ فوج کھڑی ہوئی ہے۔ فوج کے اوپر بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا، آرمی چیف کے اوپر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جنرل ضیاء کی، ایک ہوتی ہے جنرل مشرف کی، ایک ہے جنرل باجوہ کی۔ ٹوٹلی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک پیج کے اوپر آپ لیتے ہیں۔ سارے فیصلے ہمارے منشور کے مطابق۔ اور اہم چیزوں کو دیکھ لیں، ہم اپنی وزارت داخلہ کو دیکھ لیں سر، مطلب ہر جگہ اگر فوج نے ہی کام کرنا ہے آ کے، سی پیک کو دیکھ لیں سر، وزارت اطلاعات فارن آفس کو بھول گئے، پھر حکومت نے کیا کرنا ہے؟ فارن آفس کو آپ بھول گئے بھائی، ہم حکومت کرنی ہے ہم نے، اور انہوں نے کام کرنا ہے، وہ کام کر رہے ہیں، ہم حکومت کر رہے ہیں۔ کیا اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو ٹرسٹ کرے گی؟ آپشن نہیں ہے ان کے پاس،
ایک آدمی نے 3 بٹیرے پکڑے نا, ایک نے کیا ہے انہیں کیا ہے میرا ہے, دوجا نے کیا میرے برا ہے, اس نے کہا تیسرا جڑے کو میرے کو منگے گا وہ بھی ایسی نہیں ویسی. سو دس از دا گیم. جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت پہ مدد کی, جس طرح اس نے ہمارے ساتھ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج جو ہمارے پاس جب ملک پہ پیسہ نہیں تھا, 2 سال پاکستان کی فوج نے اصل میں اپنے ڈیفنس ایکسپینڈیچر پہ کٹ لیا. جنرل باجوہ از اے گریٹ جرنیل, اس کو پینٹاگون میں بھی سلامی ہوئی ہے توپوں کی, اور گارڈ آف آنر ملا ہے, اور چین نے. عمران خان کے علاوہ کون سی چوائس ہے مجھے بتائیں, کیا فضل الرحمان کو لائیں گے؟ کیا عمران خان اپنی اسی طبیعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بطور وزیر اعظم پاکستان قبول ہوں گے؟ ہوں گے جی, کیوں نہیں ہوں گے. جی, تو یہ عمران خان اور شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹس تھی جو وہ جنرل باجوہ کے بارے میں کہا کرتے تھے جب آرمی چیف تھے, اور ان کا خیال تھا کہ عمران خان کے علاوہ کوئی اور چوائس نہیں ہے. لیکن خیر, یہ خان صاحب ہوں یا چاہے بے نظیر بھٹو ہوں, چاہے وہ ضیاء الحق ہوں, یا چاہے کوئی بھی آپ ہمارا لیڈر اٹھا کے دیکھ لیجیے, وہ نواز شریف صاحب یا کوئی بھی, ہر ایک کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اور ہی سوچ کے رکھا ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی کو لے ہی آتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ جی اگلے الیکشن میں کون آتا ہے اور خان صاحب کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں کہ وہ الیکشنز جلدی کروا پائیں. اور اپڈیٹس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ آتے رہیں گے, آپ کے سامنے آتے رہیں گے, نئی نئی نیوز اور اپڈیٹس لاتے رہیں گے. یہاں سے ہم چلتے ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو.